दोस्तों, टाटा कैपिटल की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को भी गिरावट हुई। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि टाटा कैपिटल जैसी कंपनी, फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूत कंपनी और शेयर की प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। लिस्टिंग ने बहुत ज़्यादा मायूस किया। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो अभी हमें पता चल गया क्यों आखिर स्टॉक ने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसी के साथ जो लिस्टिंग हुई, एलजी इलेक्ट्रॉनिक ने धमाका कर दिया। तो उसके पीछे की वजह जानेंगे और रिजल्ट आने वाला क्या है, उम्मीद रिजल्ट से उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कंपनी का लॉक इन पीरियड खुलेगा क्या और शेयरों में गिरावट हो सकती है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक की क्लोजिंग 330 पर हुई है, जिसमें हमें 1.31% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक अभी फिलहाल आप देखें उसी प्राइस के आसपास है जहां पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। इस स्टॉक ने लोगों को मायूस बहुत ज्यादा किया क्योंकि 326 का आईपीओ मात्र 330 के आसपास है। तो इसे एक तरह से देखिए, लोगों के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि टाटा जैसा ग्रुप और इसने प्रदर्शन इतना खराब क्यों किया है। वैसे एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो फ्राइडे को स्टॉक 336 तक हाई में गया था, यानी तेजी तो बनी लेकिन वो तेजी टिक नहीं पाई। आप देखें स्टॉक काफी नीचे आ गया, 329 पर आ गया। तो यही वजह है कि बिकवाली हो रही है। थोड़े से ऊपर के दबाव पे स्टॉक जाता है, वहां पे दबाव आ जाता है, लोग बिकवाली कर रहे हैं क्योंकि अभी भी लॉक इन पीरियड खुलना है। उससे पहले कोई यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, बड़े फंड हाउस, क्योंकि काफी बड़ा आईपीओ था। तो काफी सारे बड़े निवेशकों ने, एंकर इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे निवेश किया हुआ है। अब इसमें अच्छी जो बात यह है कि फ्राइडे को इसने एक फ्रेश हाई भी बनाया 336 का। यहाँ से आप देखें तो एक संभावना पॉजिटिव बनने लगे। वैसे 319 का इसका लो बना था और वहां से इसने बेहतर किया है। अब कम से कम आईपीओ प्राइस से ऊपर है और उम्मीद है कि कुछ बेहतर आगे करेगा। अब ये आईपीओ सक्सेस क्यों नहीं हुआ, तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि जो भी हमारे बाजार में बड़ी साइज की जो आईपीओ, जिसकी काफी बड़ी मात्रा में, जिसका बड़ी साइज का आईपीओ था, वो सारे के सारे फेल ही हुए, कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। ये टाटा की बात नहीं है, ये साइज की बात है। तो इस समय अगर आप देखें, हुंडई मोटर सबसे बड़ा आईपीओ आया था 15 अक्टूबर 2024 को। ये 27,858 करोड़ की रकम थी इसकी। इसकी लिस्टिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 7% नीचे दिखाई देगी, यानी नुकसान के साथ लिस्टिंग हुई थी। और अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो ये देख सकते हो कि आईपीओ 4 मई 2022 को आया था और 20,557 करोड़ रुपीस का बड़ा आईपीओ था। ये भी काफ़ी बड़ी साइज का आईपीओ था। और यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि इस आईपीओ ने भी नुकसान करवाया था। करीब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के भी आईपीओ में 7% की डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी, यानी इसने भी नुकसान करवाया। और सबसे बड़ी बात है कि ऑन 97 कम्युनिकेशन, जिसका 8 नवंबर 2021 को आईपीओ आया और ये 18,300 करोड़ का बड़ा आईपीओ था। तो इस पेटीएम के आईपीओ ने तो 27% का जबरदस्त झटका दे दिया, यानी भारी नुकसान पहुंचा दिया लोगों को। तो आप क्लियरली देखोगे जो जो बड़ी साइज के आईपीओ है उन सब ने नुकसान करवाया। और टाटा कैपिटल की बात, ये 6 अक्टूबर 2025 को आया और ये 15,511 करोड़ का आईपीओ था। परंतु इसमें आप सोचने वाली बात है कि इसकी लिस्टिंग कम से कम 1% प्रीमियम में हुई है। ये आप समझ सकते हो कि इसकी लिस्टिंग कम से कम प्रीमियम में नुकसान नहीं करवाया लिस्टिंग में। तो 326 का आईपीओ 330 के आसपास लिस्ट हुआ है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसके ऊपर जो 3 बड़े आईपीओ, तीनों ने नुकसान करवाया। सबसे ज्यादा नुकसान पेटीएम ने करवाया था। तो ये बात क्लियर हो गई कि टाटा कैपिटल के ब्रांड की वजह से नहीं, बल्कि ये साइज बड़ी होने की वजह से इस आईपीओ ने प्रदर्शन बेहतर नहीं किया है। अब जो आगे प्रॉब्लम आने वाली है वो लॉक इन पीरियड खुल जाएगा तब आएगी। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि एंकर पोर्शन है करीब यहाँ पे 4,614.80 करोड़ का। तो ये जो बड़ी मात्रा में जो शेयर है जो एंकर इन्वेस्टर को ऑफर किए गए, वो अब आएंगे सेल के लिए। तो ये 7 नवंबर को इनका लॉक इन पीरियड खुल जाएगा। 50% जो शेयर है वो 30 दिन के लिए लॉक इन पीरियड के तहत है, वो बिकवाली के लिए आ सकते हैं। यानी यहाँ पे गिरावट की और संभावना बन सकती है जब वो अपने शेयर बेचेंगे। फिलहाल वो शेयर नहीं बेच सकते, 30 दिन का लॉक इन पीरियड है। तो ये लॉक इन पीरियड 7 नवंबर को खुलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आने वाले समय यहाँ पे दबाव और बन सकता है। अब बाकी के जो शेयर है, जो 50% शेयर है, वो 90 डेज के लॉक इन पीरियड पे है और वो जनवरी 6 तारीख 2026 को खुलेगा।
तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि आने वाले समय यहाँ पे और दबाव की स्थिति बन सकती है। अब यहाँ पे अगर इसको कोई फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है तो वो है इसका रिजल्ट। जो रिजल्ट हमारे सामने देख सकते हो कि मंगलवार को आने वाला है, यानी देख सकते हो कि मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को कंपनी अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। उम्मीद है कि रिजल्ट इस बार बेहतर होगा। कंपनी ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर हम पिछले 2-3 रिजल्ट को देखेंगे तो हमें ये बात समझ में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2023 में करीब 13,668 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था, जो 2024 में बढ़ के 18,174 करोड़ तक पहुंच गया और 2025 आ जाती है 28,312 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त जंप है, लगातार आप देखें तो ये ग्राफ बढ़ रहा है। ये एक इशारा है कि कंपनी आने वाले समय बेहतर कर सकती है। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में भी लगातार वृद्धि हो रही है। आप देखिए 2023 में 2,799 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2024 में बढ़ के 3,338 करोड़ तक पहुंच गया और 2025 में ये प्रॉफिट सीधा बढ़ते हुए आप यहाँ पे 3,657 करोड़ तक पहुंचा। तो लगातार आप देखें प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही लगातार वृद्धि हो रही है और ये इशारा है कि कंपनी का बिजनेस पटरी पे आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ईपीएस में भी वृद्धि हुई है। आप देखिए 2023 में 8.4 रुपीज के आसपास था, जो देख सकते हो कि बढ़ते हुए यहाँ पे 8.6 रुपये तक पहुंच और यहाँ पे 2025 तक ये 9.3 रुपये तक पहुंच गया। यानी लगातार आप देखें तो ईपीएस भी बढ़ रहा है। इससे उम्मीद जग रही है कि आने वाले समय उम्मीद काफ़ी अच्छी है कि ये बेहतर करेगा। अब एक बार हम कंपनी के फंडामेंटल देख लें। इसका मार्केट कैप 1,40,377 करोड़ के आसपास है, जो इसको एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी बनाता है। इस एडवांसेस की बात करें तो 1,55,623 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा यहाँ पे शेयरों की संख्या देखें तो 424.49 करोड़ है। इसका पी रेशो 54.11 का है, पीबी रेशो इसका 3.42 का है और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज की है, जबकि 0.13% का डिविडेंड कंपनी पे आउट करती है और बुक वैल्यू इसकी 96.71 रुपीज की है। इसके अलावा कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें, ये आपको 21,886 करोड़ के आसपास दिखाई देगा, जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो ये 2,594 करोड़ के आसपास रहा है और इसका ईपीएस 6.11 रुपीज के आसपास है। सेल्स ग्रोथ इसका 64.68 का है और आरओई इसका 11.99% है और इसके आरओसी की बात करूँ 9.69% दिखा है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ इसका 4.09% है। तो फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे। अब एक बार अगर हम इसको पेयर कंपनियों से तुलना कर ले, इसका पी रेशियो कैसा है वो देखें, तो बजाज फाइनेंस का पी रेशियो 38.2 का है, जबकि जियो फाइनेंशियल सर्विस का 280 का पी रेशियो है, ये सबसे हाई है यहाँ पे। और बजाज होल्डिंग्स का 43.18 का पी रेशियो है और टाटा कैपिटल का पी रेशियो 54.11 का है। चोलामंडलम यूनिवर्स का 31 का पी रेशियो है, जबकि मुथूट फाइनेंस का 21 का पी रेशियो है। श्रीराम फाइनेंस का 12 का पी रेशियो है। एसबीआई कार्ड का 46 का पी रेशियो है और आदित्य बिरला कैपिटल का यहाँ पे 44 का पी रेशियो है। तो इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे जो हाई पी है वो बजाज फाइनेंशियल सर्विस का दिखाई देगा, उसके बाद टाटा कैपिटल। तो नो डाउट ये दूसरी पेयर कंपनी की तुलना में आपको थोड़ा कॉस्टली तो लगेगा, लेकिन जियो फाइनेंशियल के मुकाबले इसका पी रेशियो कम है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय ये बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।